तो थक गए हैं आप लोग? नहीं, हाँ कोई बात नहीं, चाहे थके हो चाहे ना थके हो, पढ़ना है ना। तो जब ऑप्शन ना हो तो मान लेना चाहिए कि नहीं थके हैं। ठीक है, सुबह से आप पढ़ रहे हैं, 9 बजे से आ गए हैं और अभी 1 बज रहा है, पानी पी के हैं जिंदा, कोई बात नहीं। अब वर्ल्ड टूर पे निकले हैं, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो चलो भाई, एशिया महाद्वीप। अच्छा, यूरोप में थोड़ी बातें, तब तक जब तक बच्चे आ जाते हैं तब तक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ बातों का, जो बातें जरूरी हैं। एक पवन है लिवेंटर, ठंडी पवन है, कहाँ पे बहती है? हाँ, एकदम सही बात है, भूमध्य सागर से इस वाले दक्षिणी स्पेन की ओर एक पवन चलती है लिवेंटर। सिरोको तो हम लोगों ने पढ़ा ही, सिरोको कहाँ चलती है भाई? इटली में, वही ब्लड रेन कराती है जो है भूमध्य सागर से सहारा मरुस्थल से होते हुए चली आती है ना। और अच्छा, एक बार रिवाइज करेंगे, चिनूक कहाँ चलती है? यूएसए में चलती है। अच्छा, ये बताएं कि जोंडा पवन, सांता आना पवन, यूएसए में, अभी हम लोगों ने कहा था ना। फिर सांता आना, फिर जोंडा, अच्छा हरमट्टन, गिनी तट पर यानी अफ्रीका में, फिर वहीं पर खमसिन मिस्र वाले क्षेत्र में, है ना, हबूब सूडान वाले क्षेत्र में, और फिर वहीं से सिरोको, है ना। अब आ जाते हैं, एक फान नाम की पवन है जो गर्म पवन है, फान पवन, हाँ उसी फ्रांस वाले क्षेत्र में, फ्रांस स्विट्जरलैंड वाले क्षेत्र में है, ये गर्म पवन है। और यहीं पर चलती है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल पवन, ये एक ठंडी पवन है मिस्ट्रल, फ्रांस और स्पेन में जो है ये बड़े क्षेत्र में बहती है, मिस्ट्रल नामक पवन है। तो लेवेंटर, मिस्ट्रल, फान, सिरोको एकदम याद कर लेना है, ये पवनें यूरोप में बहती हैं, जिसमें से फान कैसी है? गर्म है, बाकी मिस्ट्रल और लेवेंटर कैसी है? ये ठंडी पवनें हैं। क्लियर है? ओके, आ जाते हैं, अब आ जाते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। अभी तक सब लोग नहीं आ पाए? हाँ, चाय ही पी रहे हैं। चलो भाई, शुरुआत कर देते हैं फिर आगे। तो हम लोगों ने यहां पढ़ा था, यहां पर यूराल पर्वत, यूराल पर्वत इस वाले क्षेत्र में था, यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत इस तरफ हमने देखा था काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत वाला भाग, काकेशस पर्वत पर ही जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान काकेशस कंट्रीज थे। यहां से आगे की ओर चलें तो कैस्पियन सागर झील दिखेगी। अच्छा, इसका नाम जब झील है तो सागर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बड़ा है। देखो भाई, माना जाता है कि जिस समय गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया ये दोनों बने थे, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थियरी जब अप्लाई हो रही थी, जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो उत्तर वाला भाग लॉरेंसिया या अंगारा लैंड था और नीचे वाला भाग गोंडवाना। तो बीच में एक सागर था जिसे बोलते थे टेथिस ओशियन, टेथिस सागर। और इस टेथिस महासागर, कहते हैं जब प्लेटें आपस में बनी, ये सब विखंडन हुआ, आपस में जुड़े, तो कुछ पानी बीच में अवशेष रह गया, यह कैस्पियन सागर, और यहाँ पे है अरल सागर। हमारे यहाँ भी पेंगोंग झील, अगर आपको याद हो, लद्दाख वाले क्षेत्र में, लद्दाख चाइना के मध्य में, है ना, पेंगोंग, वह भी, यह सभी झीलें जो हैं खारी झीलें, सैलाइन। आपको जानकर आश्चर्य कभी नहीं होता कि पेंगोंग झील है लद्दाख जैसे क्षेत्र में जहां बर्फ का भंडार है, और वहां पर कोई खारे पानी की झील हो? कैसे भाई, वहां तो समुद्र है ही नहीं, वहां तो बर्फ ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तो वहां मीठे पानी या ताजे पानी की झील होनी चाहिए, क्योंकि वही प्राचीन अवशेष उसी का माना जाता है, टेथिस सागर का। ये झीलें भी, कैस्पियन सागर प्राचीन टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, और ये खारी झील है, खारी झील है, सलाइन लेक है, इसी कारण यह जो है कैस्पियन सागर झील दुनिया की मानी, चूंकि लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ स्थल से घिरी हुई है, तो झील की परिभाषा में आ गई, लेकिन यह दुनिया की सबसे बड़ी खारी पानी की झील बन जाती है। और यह झील है, लेकिन नाम इसका सागर है। ओके, कैस्पियन सागर। और यह कैस्पियन सागर झील 5 देशों से घिरी हुई झील है, 5 देशों से इसकी सीमा मिलती है। क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से किसकी सीमा कैस्पियन सागर झील से नहीं मिलती है?
तो यहाँ है कैस्पियन सागर झील, और यह 5 देशों से मिली हुई है। और आपको पता होगा कौन कौन सा, सबसे पहले तो रशिया ही है, फिर उसके बाद कजाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है। वर्तमान समय में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश यही कजाकिस्तान है। इसका कारागंडा बेसिन खूब ज्यादा जो है कोयला और लौह इस भंडार वाला क्षेत्र है। और यहीं पर है जो है कैस्पियन सागर, तो कजाकिस्तान, उसके नीचे है तुर्कमेनिस्तान, ध्यान रखना है उज्बेकिस्तान से नहीं मिलती सीमा, तुर्कमेनिस्तान, और उसके नीचे है ईरान, और ईरान के ऊपर है अजरबैजान, और अजरबैजान के बाद फिर से रशिया। तो ये 5 देश हैं, कौन कौन से? रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, है ना। इसको हम लोगों ने याद किया था जैसे कटारी, किससे? कटारी से काट देते हैं, कटारी। के से कजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, और आई से ईरान। इन्हीं 5 देशों के मध्य में अवस्थित है, इसको याद होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछे, निम्न में से किसकी सीमा कैस्पियन सागर झील के तट पर अवस्थित नहीं है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रशिया। उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं मिलती है, जब हमको पता रहेगा तो हम लगा ले जाएंगे। अब इसी के बगल में देखें तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है अरल सागर झील। कौन सी झील? आपको जानकर आश्चर्य होगा, झील बड़े है पर वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज का से पीड़ित है और ये सूख गई है। जहां जाएंगे केवल गड्ढा मिलेगा, पानी एक बूंद नहीं है। बात है अमूर दरिया और शीर दरिया, अगर आप मैप में देखेंगे तो दिखेगा, इस मध्य एशिया वाले भाग से होकर बहती हैं नदियां, और ये जाकर इसी में समाप्त होती थी। तो इसमें खूब ज्यादा जल अवक्षेपित कर देती थी, इससे इसमें पानी निरंतर बना रहता था। लेकिन क्या हुआ कि खूब ज्यादा कृत्रिम डैम का निर्माण हो गया, पानी रोक के उसको सिंचाई और जो है बिजली उत्पादन में प्रयोग करने लगे, तो यहाँ पानी बहुत कम पहुंच रहा है। और वैसे भी ये शुष्क एरिया है, बारिश कम होती है, तो इस पूरे क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये झील वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र हो जाएगा। और जब सूखा प्रवण क्षेत्र हो जाएगा तो चर्चा में रहेगा, पूछ लेगा अरल सागर झील किन 2 देशों के मध्य है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है। आगे की ओर चले तो एक है बालखस या बलखास झील, बालखस झील, और यह जो है इंडस्ट्रियल, बलखास भी बोल रहे हैं, कोई समस्या नहीं, कहीं बलखास लिखा रहा है बालखस झील तो इसको दिक्कत नहीं है, वही प्रोनाउंसिएशन है। तो देखो भाई, बालखस या बलखास झील जो कि कजाकिस्तान में अवस्थित है, और यह औद्योगिक क्षेत्र है, इसके आसपास खूब ज्यादा कोयले के भंडार पाए गए हैं। आगे, अच्छा यहीं पर है कारागंडा बेसिन। कौन सी बेसिन? कारागंडा बेसिन, इसी को कहा जाता है तो पूछ ले कारागंडा बेसिन कहाँ है? कजाकिस्तान में, और यह कोयला और लोहे के भंडार वाला क्षेत्र है। आगे की ओर आए, फिर नीचे की ओर, अच्छा ये इसी वाले क्षेत्र में यहाँ तुर्कमेनिस्तान वाले भाग में, है ना, तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पर एक ऊंचा पठारी क्षेत्र है जिसे पामीर का पठार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पामीर का, ये जंक्शन पॉइंट है, पामीर नॉट के नाम से जानते हैं, है ना। यहीं से देखेंगे तो बहुत सारे पर्वतों का उदय होता है। इधर जाएंगे तो ये है तिएन शान। कौन सा पर्वत? तिएन शान। इस तरफ चलें तो कुल्लुन शान। तिएन शान और कुल्लुन शान नाम से ही लग रहा हो किस देश में है? चाइना में। और इस तरफ हम देखेंगे तो ये हिमालय वाला क्षेत्र पूरा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और पूरा हिमालय की श्रृंखला निकल जाएगी। जबकि इसी की तरफ इधर की ओर चले तो हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। और यही आगे विस्तारित होते हुए कैस्पियन सागर के तट पर एल्बुर्ज पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन सा पर्वत? एल्बुर्ज पर्वत, है ना। और जो है देमबंद, इसी की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट देमाबंद, कहां पे है? यही ईरान में अवस्थित है। आप देखेंगे तो इसी वाले क्षेत्र में एल्बुर्ज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, हाँ, देमाबंद या देमबंद। अगर यहीं पर देखें तो ईरान में ही एक पर्वत है जैग्रोस पर्वत। कौन सा पर्वत? इस तरफ पाकिस्तान में एक पर्वत है सुलेमान पर्वत। कौन सा पर्वत? यहीं पर है किरथर रेंज, किरथर रेंज दिखेगी। और इस तरफ तटीय क्षेत्र में है मकरान पर्वत। कौन सा पर्वत? मकरान। आप देखेंगे कि यह पूरे पर्वतों का एक जड़ है और यही जड़ से निकली हुई है, इसीलिए इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है पामीर नॉट। पामीर नॉट के आगे जाएंगे तो यहाँ पर कुल्लुन शान और हिमालय पर्वत के मध्य में दुनिया का सबसे बड़ा पठार अवस्थित है, तिब्बत का पठार, जो बहुत सारी नदियों का स्रोत है ना। अच्छा भाई, इसी के आगे की ओर चलें तो ये है लोएस का मैदान। कौन सा मैदान? लोएस का मैदान। लोएस का मैदान कहाँ है?
या पूछ ले लोएस का पठार कहाँ है, तो पठार पूरे मैदानी क्षेत्र है, चाइना में अवस्थित है। और इसी यद्यप विस्तार मंगोलिया तक है, और इसी लोएस के मैदान से एक नदी निकलती है, नाम है हुआंगहो रिवर। कौन सा? अच्छा अच्छा, लोएस का पठार में जो लोएस का मैदान है, यहाँ मिट्टी येलो कलर की है। अब जब येलो कलर की है तो कोई नदी अगर येलो मिट्टी से गुजरेगी तो उस नदी का जल का रंग कैसा हो जाएगा? येलो रिवर। कैसा हो जाएगा? तो येलो रिवर कहने तो कोई दिक्कत? अच्छा, ये अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, इसलिए बहुत ज्यादा बाढ़ आने पर इसमें जनधन की हानि होती है, इसलिए इसको चीन का शोक भी कहा जाता है, वांगहो रिवर। वांगहो रिवर को ही येलो रिवर के नाम से जानते हैं। और इसी नदी के तट पर चीन की राजधानी बीजिंग स्थित है। तो बीजिंग इसी किस नदी के तट पर है? वांगहो या येलो रिवर के तट पर अवस्थित है। क्लियर है? अच्छा, कोई नदी में पीली मिट्टी मिली हुई है, तो जिस समुद्र में मिलाएगी समुद्र के तटीय क्षेत्र में पानी कैसा कर देगी? तो जहां मिलेगी तो वहीं येलो सागर हो जाए तो कोई दिक्कत? चलो बताइए, ग्रीन रिवर किसे कहा जाता है? डेन्यूब। और ब्लैक रिवर किसे कहा जाता है? राइन। येलो रिवर किसे जाता है? वांगहो। और ब्लू तो ब्लू नील नदी तो है ही है। आगे ऑरेंज रिवर तो हाँ, तो फिलहाल ये यहाँ पे है। आगे की ओर आए, यही तिब्बत के पठार से, अच्छा ये वाला क्षेत्र जो है यहीं पर एक शीत मरुस्थल है, मंगोलिया और चाइना में। गोबी डिजर्ट बड़ा प्रमुख मरुस्थल है, इसलिए बार बार चर्चा में रहता है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो गोबी कैसा मरुस्थल है? कोल्ड डिजर्ट है, शीत मरुस्थल है। और कहाँ है यह? स्पेशली मंगोलिया और चाइना में। जस्ट इसी के ऊपर वाला क्षेत्र यह पूरा क्षेत्र जो है साइबेरिया क्षेत्र कहलाता है। और इसी साइबेरिया क्षेत्र में एक झील है, वही लेक बैकाल, बैकाल झील। इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और यह दुनिया की सबसे गहरी झील है और एशिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो बैकाल झील ताजे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बैकाल झील रूस में अवस्थित है, साइबेरिया की मोती के नाम से जानते हैं। इसी नदी घाटी के आसपास रहने वाले पक्षी साइबेरियन पक्षी, वही जब यहाँ बर्फ जम जाती है दिसंबर जनवरी में, तो वहां से उड़कर और तब इंडिया आते हैं और इंडिया यहाँ प्रवास करते हैं, वही प्रवासी पक्षी जो है आते हैं। तो प्रवासी दिवस कितनी बार वर्ष भर में मनाया जाता है? 2 बार। एक बार कब मनाया जाता है? प्रवासी पक्षी दिवस भाई, हाँ 2 बार मनाया जाता है। कब? मई के दूसरे शनिवार और फिर दूसरा अक्टूबर। 2 बार आए जाएंगे ये, है ना। मौसम जो एक बार यहाँ आएंगे फिर वहां पहुंचेंगे, तो 2 बार इनको संरक्षण के लिए दुनिया भर में ये जो साइबेरियन पक्षी हैं इनका बहुत अवैध शिकार होता है। भारत में भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से लेकर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील तक पूरे जल राशियों में ये पक्षी पूरे क्षेत्र में जो है। अभी कुंभ मेला लगने वाला है ना इस साल प्रयागराज में, अभी इस समय जाएंगे पूरी गंगा नदी संगम तट पर, आप गंगा नदी घाटी में एकदम सफेद सफेद पक्षी दिखेंगे लोग पक्षियों को। अब ये आते हैं और यही इनके प्रजनन का भी समय होता है, तो यहाँ आते हैं और प्रजनन करते हैं और उसके बाद फिर ये चले जाते हैं। तो अगर यहाँ इंडेंजर्ड हो जाएंगे, यहाँ हम इनको समाप्त कर देंगे, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएंगे। जैसा हमने ईवीएस में भी चर्चा किया था कि ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं तो अमेरिका के, लेकिन यहाँ आते हैं हनीमून हनीमून मनाने नहीं, मतलब यहाँ पे आते हैं रिप्रोडक्शन करने। तो पूरा जो है गहीर माथा वाला क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में ये बच्चे देंगे। अगर यहाँ हम पोल्यूशन करेंगे, यहाँ इनके लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे, तो ये बच्चे मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो पूरी प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। वैसे ही साइबेरियन पक्षी, इसीलिए इनको इनके संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। तो ये वाले क्षेत्र, तो ये साइबेरियन पक्षी यहां से उड़कर इंडिया जैसे क्षेत्र में आते हैं जहां कर्म। अच्छा, यहीं क्यों रुकते हैं और कहीं नहीं क्यों जाते हैं? क्योंकि यहीं पर हिमालय क्षेत्र है जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को, तीव्र ठंडी हवाओं को रोक लेता है। तो इसके हिमालय की इस पार पूरा बर्फ जमा रहेगा दिसंबर में, माइनस में टेम्परेचर रहेगा, इतना रहेगा कि बैक्टीरिया तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, वहां खाने के लिए कीड़े भी नहीं रहेंगे। तो ये पक्षी जैसे ही, लेकिन यहाँ सुहाना मौसम बना रहेगा। भारत प्राकृतिक रूप से कितना संपन्न है, और उसकी एक संपन्नता का बड़ा कारण जो है हिमालय पर्वत भी है। और ये यहीं से, इसलिए ये कुछ महीनों तक, 4-5 महीनों तक ये पूरा केंद्र रहेगा साइबेरियन पक्षियों का। आगे की ओर आए तो यहां पर एक नदी बहती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, जिसे यांगसी नदी या यांगसी क्यांग के नाम से जानते हैं, यांगसी रिवर, है ना। और यही नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी बन जाती है। इसी नदी के तट पर संघाई शहर अवस्थित है।
जिसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, यहाँ पे संघाई शहर। इसी नदी के तट पर वुहान शहर है, ये देखेंगे, वही जहां कोरोना में बड़ा चर्चा में रहा है कि यहीं से कोरोना फैला है। तो वुहान शहर किस नदी के तट पर है? इसी नदी पर चाइना ने डैम बनाया, ग्रेविटी डैम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम बन गया। थ्री गॉर्ज डैम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? थ्री गॉर्ज डैम के नाम से। अभी हमारे यहाँ भी बन रहा है दिवांग नदी पर, है ना? तो वो जो है कंक्रीट डैम है, आरसीसी डैम है, और वो बन जाने के बाद वह दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी डैम, सबसे ऊंचा आरसीसी डैम हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो ऊंचाई के आधार पर वह टिहरी डैम से भी ऊंचा बन रहा है। तो फिलहाल अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, करंट में आप पढ़ रहे होंगे। फिर अभी फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? यह एक ग्रेविटी डैम है। और यह इतना जो है, तो इससे जो डैम बना उसे किस नाम से जाना गया? थ्री गॉर्ज डैम के नाम से जानते हैं। यांगसी क्यांग रिवर पर यह अवस्थित है और इसी नदी के तट पर संघाई शहर अवस्थित है। क्लियर है बात? आगे की ओर आए, चीन के ही पठार से, यही तिब्बत के पठार से यहां से एक नदी बहती है और जाकर यह जो है साउथ चाइना सी में, ये सभी ईस्ट चाइना सी में जाके गिरते हैं। तो ये साउथ चाइना सी में जाके वियतनाम में गिरती है एक नदी। इस नदी का नाम है होंग रिवर। कौन सी रिवर? और होंग रिवर को रेड रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लाल नदी। देखो भाई, पीली नदी मिली, हरी नदी मिली, काली नदी मिली, अब क्या है? लाल नदी। किस नदी को लाल नदी के नाम से जानते हैं? होंग रिवर। और इसे रेड रिवर कहते हैं। और इसी रिवर के तट पर वियतनाम की राजधानी हनोई स्थित है। तो हनोई किस नदी के तट पर है? होंग रिवर या रेड रिवर के तट पर अवस्थित है। आगे की ओर जाएं तो फिर से ये साउथ ईस्ट एशिया से ही एक नदी निकलती है और यह जो है लाओस और थाईलैंड के मध्य में सीमा बनाते हुए चली जाती है और कंबोडिया में जाके थाईलैंड की, यानी यहीं पर हो ची मिन की खाड़ी है, और हो ची मिन की खाड़ी में जाकर यह, चूंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हो ची मिन की खाड़ी में जाकर यह साउथ चाइना सी में समुद्र से मिल जाती है, दक्षिण चीन सागर में। नदी का नाम है मेकोंग नदी। और दक्षिण पूर्व एशिया बड़ा फोकस्ड है क्वेश्चन के लिहाज से। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मेकोंग नदी। मेकोंग नदी घाटी में दुनिया की दूसरी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां थी? अमेजन नदी घाटी। उसके बाद दुनिया में सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है? नदी घाटी की अगर बात करें तो मेकोंग नदी घाटी यही है। और यह साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और इसी नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी नामपेन, पीएच साइलेंट होता है ना, PHNOM, ऐसा PENH ऐसा नाम है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन किस नदी के तट पर है? मेकोंग नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? मेकोंग। फिर उसके आगे आए तो एक और नदी बहती है जिसे कहते हैं मेनाम रिवर। कौन सी रिवर? मेनाम। मेनाम का वर्तमान नाम है चाओ फ्राया रिवर। कौन सा रिवर? चाओ फ्राया रिवर। चाओ फ्राया रिवर मेनाम रिवर के नाम से भी जानी जाती है। इसी नदी के तट पर थाईलैंड की राजधानी, अच्छा, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? यही। तो देखो भाई, इसको याद रख, ऐसे चार दे दे, चार राजधानियां दे दे, चार नदियां। वियतनाम की राजधानी रेड रिवर, हनोई जो है रेड रिवर पर, नामपेन मेकोंग रिवर के तट पर, बैंकॉक चाओ फ्राया रिवर, और बीजिंग येलो रिवर, उसी को येलो रिवर के नाम से जानते हैं, उसके तट पर अवस्थित है। तो ऐसा लगा देंगे। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये जो है थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश, दुनिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश यही है वर्तमान समय में, थाईलैंड। रबर का खूब ज्यादा उत्पादन होता है ना? आगे आते हैं, यहीं पर अब इसके बगल में है म्यांमार। म्यांमार में यहां पे बहती है एक नदी, साल्विन नदी। साल्विन नदी घाटी में बड़ा उपजाऊ मैदान है, यहां चावल की खेती की जाती है। किसकी? यही कारण है कि साल्विन नदी घाटी को विश्व के चावल का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ राइस कहा जाता है। तो चावल का कटोरा किसे कहते हैं? साल्विन नदी। और इस तरफ एक नदी बहती है, इरावदी नदी। कौन सी नदी? हाँ, इरावदी नदी किसी समय रंगून, इसी यंगून रंगून इसी नदी के तट पर अवस्थित है। अब तो नई राजधानी बना दिया। म्यांमार की राजधानी क्या है भाई? नैपीडाओ या नेपीडा जिसको बोलते हैं, है ना? लेकिन पहले यंगून थी, इसी इरावदी नदी के तट पर। और इरावदी से साल्विन के बीच बड़ा उपजाऊ मैदान। अच्छा, यहीं पर एक पर्वत है, इधर है पेगुयोमा पर्वत। कौन सा पर्वत है? पेगुयोमा। और इधर है अराकानियोमा। यही अराकानियोमा पर्वत है जो मिजोरम और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाता है।
और जो है पेगुयोमा पर्वत, ये बहुत ही ज्यादा क्रूड ऑयल पेट्रोलियम उत्पादन का केंद्र बना हुआ है, और केंद्र बना है। तो अभी 2 साल पहले ही पेगुयोमा किस के लिए प्रसिद्ध है? टीन के लिए, पेट्रोलियम के लिए, खनिज के लिए, ऐसा सोने के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेट्रोलियम उत्पाद के लिए, खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए इस समय चर्चा में खनिज तेल का बड़ा भंडार मिला है, खूब खनन कर रहा है म्यांमार। ओके, तो आगे आ जाते हैं। तो ये जो है, ये वाला क्षेत्र है। अच्छा, इसी के नीचे अगर देखें, अच्छा, साउथ आसियान कंट्री, साउथ एशिया का जो देश का संगठन है उसे क्या बोलते हैं? आसियान। कितने देश हैं? 10 देश थे, अभी 11 देश हो गए, तिमोर भी जुड़ गया ना, तो इसको आप करंट में देख लीजिएगा, है ना। यह देश जो है, तो इस तरह से ये 5 देश तो यहां पर हो गए। इसी के नीचे है, अब यहां से ये आप इसे बोलते हैं, देखो भाई, जलराज स्टेट क्या होती है, जल संधि क्या होती है? जब ऐसा वाटर बॉडी का नैरो एरिया जो 2 जल राशियों को जोड़े और 2 स्थलों को अलग करे। लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि ऐसा स्थलीय नैरो एरिया, सकरा क्षेत्र, जो 2 जल राशियों को अलग करे और 2 स्थलों को जोड़े, जल डमरू नहीं बोलते। जल डमरू तो स्ट्रेट को ही जल डमरू मध्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थल संधि। लेकिन ये नहीं आएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस, इस्थमस बोलते हैं। जैसे द्वीप समूह को इंग्लिश में क्या मतलब ज्योग्राफी के टर्म क्या बोलते हैं? आर्चिपिलागो। क्या बोलते हैं? आर्चिपिलागो। वैसे ही इस्थमस पूछ सकता है। इस्थमस क्या है? दो ऐसा नैरो एरिया, स्थल खंड का ऐसा सकराय क्षेत्र जो 2 स्थलों को जोड़े, 2 जल राशियों को अलग करे। यहीं पर है क्रा इस्थमस। कौन सा? क्रा इस्थमस, और जो कि थाईलैंड को मलेशिया से, मतलब थाईलैंड में अवस्थित है और थाईलैंड और मलेशिया वाले भाग में इन दोनों को कनेक्ट करता है, जबकि अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी या साउथ चाइना सी से जोड़ता है, मतलब अलग करता है ना। तो थाईलैंड मलेशिया को जोड़ेगा, जबकि थाईलैंड की खाड़ी या साउथ चाइना सी को अंडमान सागर या हिंद महासागर से जोड़ देगा। क्लियर है बात? अलग करेगा, मैं बार बार जोड़ा बोल दिया। फिर नीचे की ओर है मलेशिया। कौन सा देश? अच्छा, मलेशिया में इस वाले क्षेत्र में, और नीचे की ओर है सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का भाग है। इंडोनेशिया दुनिया के सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है समान रूप से, यद्यप सबसे ज्यादा आइलैंड तो उधर हैं, नॉर्वे, स्वीडन आइलैंड, लेकिन वो सब बर्फीले हैं, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन में ही नहीं देता है। तो जो जहां पे लोग रहते हैं, वैसे ही जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वो लेकिन कोल्ड डिजर्ट है, लोग नहीं रहते हैं, तो उसको हम सामान्यतः नहीं देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक है, लेकिन दोनों कोल्ड डिजर्ट है, बर्फ से ढके क्षेत्र में मनुष्य नहीं रहते, जीवन नहीं है, न के बराबर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, लेकिन सामान्य रूप से पूछ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सही क्वेश्चन तो ये है, लेकिन कुछ चीजें हमने बताया ना, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं, जानते रहते हैं। ओके, तो वैसे ही तो इस वाले क्षेत्र में तो दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। दुनिया में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला यही इंडोनेशिया है, 1500 से ज्यादा वोल्केनो है ना, और 15,000 से ज्यादा द्वीपों का देश है यह इंडोनेशिया। क्लियर है बात? यहीं पर अब जब इतने द्वीप है तो कुछ द्वीपों का क्रम लगाने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन एक बार पूछा कि वह भारत से कौन करीब है, कौन सा द्वीप, और 4 ऑप्शन दे, यही सुमात्रा है। सुमात्रा से ही बात शुरू करेंगे। सुमात्रा, जावा, बाली, यहीं पर देखेंगे बाली, अच्छा ऊपर नहीं जाएंगे, बाली नाम का द्वीप मिलेगा, बाली, लोम्बोक, सुम्बा। 4 क्रम लगाने के लिए लिख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, पीसीएस का फेवरेट सेक्शन है, कब पूछ लेगा पता नहीं। सुमात्रा हटा देगा, जावा हटा देगा, छोटे छोटे द्वीप जो नाम लिया ना उसको। तो एक बार देखेंगे फिर से मैप में, देखिए सुमात्रा मिला, जावा सबको मिल जाएगा, ये ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। तो सुमात्रा, जावा, फिर उसके बाद बाली, बाली के बाद लोम्बोक, लोम्बोक के बाद सुम्बा, सुम्बा के बाद तिमोर, ईस्ट तिमोर पर पहुंच जाएंगे आप, वेस्ट एंड ईस्ट, तो तिमोर नाम का। तो देखो ऑप्शन में क्या देगा, लोम्बोक, बाली, सुम्बा, तिमोर, और कहेगा पश्चिम से पूर्व क्रम लगाइए। अब आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, तो ये सुमात्रा, जावा नहीं देगा ऑप्शन में, क्रम लग गया सबका। याद रहेगी बात, रिवाइज करेंगे परीक्षा के पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो फिर से सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुम्बा, तिमोर। क्लियर है बात? ऐसा लग गया। ऊपर की तरफ है, ये जो है बोर्नियो द्वीप, कौन सा चर्चा में था, चूंकि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वो जावा द्वीप पर थी,
और इसने अपना राजधानी परिवर्तन कर दिया। ये वाला कहा कि जकार्ता बहुत प्रदूषित हो गया है, इतना जैसे हमारे यहाँ दिल्ली अब लोग उब गए हैं, तो कहा कि अब नई ऐसा एक जो है इको फ्रेंडली शहर बसाएंगे और वही राजधानी बनाएंगे। अगर ऐसा भारत भी कर दे, फिलहाल इन्होंने यही किया कि यहाँ अब जो है तो ये बोर्नियो द्वीप है, बड़ा द्वीप है ना, बोर्नियो द्वीप, और यही बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। कितने देशों का? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तो इंडोनेशिया का ही, ऊपर की ओर है मलेशिया। मलेशिया के बीच में ये छोटा सा देश दिख रहा होगा, थोड़ा कलर चेंज होगा, ब्रुनेई नाम का देश। कौन सा देश? ब्रुनेई। और यह ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन तीनों का अधिकार है। तो नीचे वाले भाग में ये जो बोर्नियो आइलैंड का नीचे वाला भाग है, इस पर इंडोनेशिया का अधिकार है। और ये कलिंग माता नाम का राज्य है, और यहीं पर एक नया शहर जंगल के बीच में बसाया, उसे नुसंतारा नाम दिया। क्या नाम दिया? और यही वर्तमान समय में किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। याद रहेगी बात। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? किस द्वीप पर बनाई गई है? बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप पर निम्न में से किसका अधिकार नहीं है? मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। फिलीपींस का अधिकार नहीं है। समझ गए बात को? ऐसा क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, पर वही कर ले जाते हैं जो थोड़ा सा मैपिंग किए रहते हैं। अच्छा, यहीं पर जल संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जल संधियों को हम लोग को ध्यान रख लेना है। अगर हम देखें, यहां पर एक जल संधि है, मलक्का जल संधि, जैसे कि आप मेडिटेरियन सी किसको कह रहे थे? जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, वैसे ही मलक्का जल संधि को हिंद महासागर की कुंजी कहते हैं। कहते हैं इस पर अगर किसी का कंट्रोल हो गया तो भारत आदि के देशों के व्यापार पर कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि निचले क्षेत्र में अब यहीं से आवागमन है। पूरा अमेरिका का व्यापार जो है, चाइना का व्यापार, ऑस्ट्रेलिया का व्यापार, अन्य ये 10 देशों का व्यापार, जापान जैसे देशों का व्यापार जो है इस ओशियन से होकर के जाता है। तो ये मलक्का जल संधि, जो कि मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है, जबकि अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। क्लियर है बात? आगे आते हैं। यहां पर एक जल संधि है, सुंडा जल संधि। यहीं पर इसी के पैरेलल, सुमात्रा के पैरेलल एक गर्त है, ट्रेंच है, इसे बोलते हैं सुंडा गर्त या जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं, है ना, उसी के पैरेलल है। और यह सुंडा गर्त जो है वो ट्रेंच जो है, यह इंडियन ओशियन की सबसे निचला बिंदु है। तो देखो भाई, हम लोगों ने पढ़ा था जो एस आकार में एक कटक बना हुआ था, रिज, और वहीं पास में प्यूर्टोरिको गर्त थी, जो कि अटलांटिक ओशियन की सबसे गहरी गर्त थी। और उसके बाद इंडियन ओशियन के सबसे गहरा बिंदु या गहरी गर्त कौन सी है? सुंडा या जावा गर्त के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहीं पर एक गर्त और है, ऐसे नीचे की ओर आएंगे तो ऐसे ये एक जो है कटक है, रिज है, इसे 90 डिग्री रिज के नाम से जाना जाता है। आप जब मैप में देखेंगे, एटलस में देखेंगे, तो आपको पूरे एशिया वाले भाग में आपको दिखेगा कि ऐसे बात यह है कि यहीं से 90 डिग्री अक्षांश रेखा ये गुजरती है और उसी के पैरेलल यह चली जाती है। तो 90 डिग्री रिज यह कहां पे अवस्थित है? कहां पे है? इंडियन ओशियन में है ना, इंडियन ओशियन में। अच्छा, ऐसे ही पैरेलल या सीधी एक रिज और है, इसे लक्काद्वीप चागोस रिज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लक्काद्वीप और चागोस रिज, कटक के नाम से जानते हैं। कटक क्या होता है? ये जो समुद्री पर्वत जो पानी में डूबा हुआ है, मैग्मा के द्वारा बना हुआ क्षेत्र है, तो उसे कटक बोल देते हैं। और यह कटक निचला हुआ, तो इसी कटक पर है पानी में डूबा, लेकिन उस पर मान लीजिए प्रवाल भित्तियां हो जाए, तो प्रवाल भित्तियां बैठते 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 पूरा मिट्टी का ढेर बन गया, तो एक द्वीप का रूप ले लेता है कटकों पर। तो वो जो द्वीप बनेगा उसे प्रवाल द्वीप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसा ही हमारा, तो ये लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, कोरल आइलैंड का उदाहरण है। और इसी पर चागोस आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? चागोस आइलैंड। इसी पर जो है मालदीव भी एक कोरल आइलैंड का उदाहरण है, वही सीधे ये चला आया है। क्लियर है बात? चलो भाई। अच्छा, अगर ये देखें तो इस पूरे महासागर की आकृति कैसे दिखेगी? एम आकार। तो हिंद जैसे अटलांटिक ओशियन किस आकार का था, और वैसे हिंद महासागर कैसे आकार का है? अगर दक्षिण में देखें तो ये वाई आकार में बन जाता है, क्योंकि ऐसे दो रिज जो है ऐसे मिलेंगी, तो वाई आकार की आकृति भी कहां पे बनती है? तो हिंद महासागर में। उत्तरी हिंद महासागर में एम आकार बन जाता है, दक्षिणी, अब नीचे जगह होती तो ऐसे आगे जो है रिज जो है दो भागों में, इधर ये मेडागास्कर की ओर चली जाती है और ये जो है अंटार्कटिका की तरफ चली जाती है। दो रिज और है, वो वाई के आकार का निर्माण कर देती है। तो वाई आकार की रिज का निर्माण किस महासागर में हुआ है? तो हिंद महासागर में। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, और तीसरा बड़ा महासागर, अच्छा जल की मात्रा के आधार पर यही क्रम आ जाए तो सबसे बड़ा तो प्रशांत ही है, लेकिन दूसरे स्थान पर तब हिंद हो जाएगा, और तीसरे पर तब अटलांटिक हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर प्रशांत महासागर, तब अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, और फिर उसके बाद साउदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के पास वाले सागर को। तो ये 5 महासागर है। क्लियर है? आगे आते हैं। अब जब यहां से आएंगे तो यहीं पर एक छोटा सा देश है सिंगापुर, छोटा सा आइलैंड है, आपके बलरामपुर से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। दुनिया के विकसित देशों में से एक है। 100% नगरीकरण, 100% शिक्षा, दुनिया पर कैपिटा इनकम टॉप क्लास की। केवल पर्यटन उद्योग, यहां से आने वाले जहाज जो है वहां रुकते थे, खाना खाते थे लोग, इतने महीनों महीनों समुद्र में चले जा रहे हैं, तो फिर जब रुकते थे तो यहाँ पर्यटन मनोरंजन के उद्योग के साधन हुए, खूब ज्यादा पैसा, लोग रेस्ट करने के लिए खूब पैसा का स्रोत बन गया सिंगापुर। इसी के मध्य में एक जलसंधि है, और जिसे बोलते हैं जोहार जलसंधि। क्या बोलते हैं? JOHOR। तो जोहोर भी अगर कहीं लिखा रहे तो गलत नहीं है। जोहार जलसंधि मलेशिया को, मलाया प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करती है। कौन सी जलसंधि? जोहार जलसंधि। अच्छा यहीं पर है सुंडा जलसंधि, जो कि सुमात्रा को जावा से अलग करती है। आगे यहीं पर बाली है, तो बाली द्वीप को सुमात्रा से अलग करती है। इस तरफ अब आ जाएं इधर की ओर, यहां पर है सेलेबीज सी। कौन सी सी? सेलेबीज सी। अच्छा सेलेबीज सी के बीच में यहीं पर है सेलेबीज जलसंधि। कौन सी जलसंधि है? सेलेबीज जलसंधि। अच्छा यहीं पर लुजान द्वीप भी है। कौन सा? लुजान द्वीप है ना। ऊपर की ओर देखेंगे तो लुजान द्वीप दिखा, फिलीपींस का भाग है। किसका भाग है? और यही जो है लुजान जलसंधि जो है फिलीपींस को ताइवान से अलग करती है। कौन सी? ताइवान से अलग करती है। तो देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट। तो लुजान जलसंधि, क्योंकि नाम से नहीं क्लियर हो पाएगा ना, लुजान देश तो है नहीं, तो लुजान जलसंधि किन दो देशों के मध्य है? ताइवान और फिलीपींस के मध्य में लुजान जलसंधि है। फिर उसके बाद ताइवान जलसंधि तो मुख्य चीन के मुख्य भाग से ताइवान से अलग करती है। ताइवान हिंद महासागर में, पैसिफिक ओशियन में छोटा सा द्वीप है, साउथ चाइना सी में। इस यहीं से ईस्ट चाइना सी की शुरुआत हो जाती है। अब ऊपर की ओर आएंगे, जैसे ही हम लोग चलेंगे आप देखेंगे साउथ कोरिया देश पड़ेगा, कोरिया प्रायद्वीप, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नीचे की ओर साउथ कोरिया की राजधानी क्या है भाई? सियोल शहर, बड़ा प्रसिद्ध शहर है। और यहीं पर जस्ट बगल में दाहिनी तरफ आएंगे, बहुत सारे द्वीपों का समूह है, मुख्य रूप से 4 द्वीप, बहुत सारे द्वीप है लेकिन 4 द्वीप। सबसे ऊपर देखेंगे होकाइडो, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए आ जाए, फिर से यहीं पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। सबसे उत्तर में होकाइडो, फिर उसके बाद हांसू, फिर उसके बाद शिकोकू, फिर उसके बाद क्यूशू। अच्छा बड़े छोटे क्रम लगाने के लिए आ जाए, सबसे बड़ा होन्सू, फिर उसके बाद होकाइडो, फिर उसके बाद, फिर उसके सबसे छोटा नहीं क्यूशू, तब शिकोकू। नाम शिकोकू है पर वो छोटा है, आप देखेंगे तो पता चलेगा, है ना। तो सबसे बड़ा द्वीप हांसू, सबसे छोटा शिकोकू। तो फिर ये क्रम लग जाएगा कि हांसू, होकाइडो, क्यूशू एंड शिकोकू। एक क्रम याद रखिए, दूसरा वाला हम थोड़ा सा गेस करके करेंगे, नहीं तो पता चले दोनों में कंफ्यूज हो गए। उत्तर से दक्षिण क्रम याद रखेंगे, होकाइडो, हांसू, शिकोकू और क्यूशू। और यहीं पर हांसू द्वीप पर सबसे विकसित है, सबसे बड़ा भी है, यहीं पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। यहीं पर एक नदी बहती है, लाख है, नदी बहती है, जिसे एक नदी है, नहीं सुशीमा ने, नहीं जो है, अब देखिए नाम भूल रहा है, अब ये याद आ जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो जो है उसी नदी के तट पर है, बहुत सुंदर नाम है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल। अभी जलसंधि देख लेते हैं। यहाँ पे है सुगारू यहाँ पे है कोरिया जलसंधि। कौन सी जलसंधि? कोरिया जलसंधि। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, ये वाला आइलैंड जो है सखालिन आइलैंड है। कौन सा? द्वीपों का क्रम और उत्तर से दक्षिण दे सकता है, और इस सखालिन आइलैंड पर रूस का कब्जा है। किसका कब्जा है? रूस का। और इसी के मध्य में एक जलसंधि है जो कि तरतर या ततर जलसंधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ततर जलसंधि। ततर जलसंधि मुख्य रूस की भूमि को सखालिन द्वीप से अलग करता है। क्लियर है बात? फिर उसके बाद सखालिन के नीचे है होकाइडो, और होकाइडो और सखालिन के बीच में है सोया जलसंधि। कौन सी जलसंधि? सोया जलसंधि। सोया जलसंधि जो है सखालिन को होकाइडो से अलग करती है।
अब होकाइडो और हांसू है, तो होकाइडो और हांसू के मध्य में है शुगारू जलसंधि, टी साइलेंट है, शुगारू जलसंधि है, और शुगारू जलसंधि जो है होकाइडो को हांसू से अलग करती है। ठीक है। अच्छा, यहीं से सुसीमा की जलधारा, गर्म जलधारा एक इधर से चलती है तो उसे कहते हैं सुसीमा जलधारा, और इधर से एक जलधारा चलती है जिसे क्यूरोसियो की जलधारा। तो सुसीमा और क्यूरोसियो जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। और इधर से आती है बेरिंग जलसंधि के निकट से, उधर से आती है ओयासियो की जलधारा। कौन सी? ओयासियो की जलधारा। और इस तरफ क्यूराइल की जलधारा, ये दोनों मिलते हुए और दोनों आकर क्यूरोसियो और ओयासियो मिल जाती है। बताया। अब दुनिया में जहां पे ठंडी और गर्म जलधारा बनेगी, और यहाँ जो है मछलियों के उत्पादन का केंद्र बनेगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र बन जाएगा। और आप देखेंगे पिछले साल की रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है, क्योंकि चाइना भी तो यही है और बड़ा देश है, तो उसके पास संसाधन ज्यादा। किसी समय जापान ज्यादा बड़ा देश था, फिलहाल जापान भी मछली के प्रोडक्शन में काफी आगे अग्रणी देश है। क्लियर है बात? तो चलो भाई, तो सबसे यहां कौन सी जलसंध? ततर जलसंध। ततर जलसंध रूस और सखालिन द्वीप के मध्य। फिर सखालिन द्वीप के नीचे यहां कौन सी जलसंध? सोया जलसंध, जो कि सखालिन को होकाइडो से अलग करती है। फिर उसके बाद यहां पर कौन सी जलसंध? शुगारू जलसंध, जो कि होकाइडो को सोया से है। और फिर लास्ट में यहाँ पे कोरिया जलसंध, जो कि साउथ कोरिया को जापान से अलग करती है या क्यूशू द्वीप से अलग करती है। कितनी बात क्लियर हो गई? अब फिर आगे की ओर अगर चले आए तो फिर यहाँ बेरिंग जलसंधि के पास में पहुंच जाएंगे। वहीं से बात हमने शुरू किया था, बेरिंग जलसंधि से। तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया हमने, है ना? तो इन द्वीपों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देख लेते हैं, इसी वाले क्षेत्र में यहाँ डिजर्ट है, गोबी मरुस्थल वाला क्षेत्र है, गोबी मरुस्थल। यहीं पर एक झील है, तारिम नदी बहती है, कुछ महीने ही पानी रहता है, बर्फ से ढकी झील रहती है। यहाँ आगे की ओर आएंगे, यहाँ के पास में लिखेगा तारिम बेसिन दिखेगा, फिजिकल मैप में देखेंगे चाइना में तारिम बेसिन। यहीं पर एक झील है लोप नूर झील, छुपी झील है, किसी भी समय पूछा जा सकता है परीक्षा में। लोप नूर झील किस देश में है? चाइना में अवस्थित है लोप नूर झील, तारिम नदी घाटी वाले क्षेत्र में। और यहीं पर एक मरुस्थल है जिसे बोलते हैं तकला मकान मरुस्थल, ये तो पूछ ही चुका है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? चाइना में अवस्थित है। फिर आगे की ओर आए तो यहां पर है कराकुम डिजर्ट। कौन सा डिजर्ट? कराकुम डिजर्ट किस देश में है? नहीं भाई, तुर्कमेनिस्तान में। कहा? यद्यपि इसका विस्तार अब कजाकिस्तान तक हो गया है, लेकिन मुख्य रूप से अगर एक देश आ जाए तो कराकुम डिजर्ट का कहां पे है? तुर्कमेनिस्तान में। और फिर यहाँ थार मरुस्थल तो हमारा है ही है, भारत पाकिस्तान के मध्य में। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। चोलिस्तान कहाँ है? यही थार मरुस्थल के मध्य में चाइना में एक स्थान है चोलिस्तान, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था इसलिए बता दिया। चोलिस्तान कहाँ है? तो पाकिस्तान में अवस्थित है। कहां पे? पाकिस्तान में अवस्थित है। आगे की ओर आए तो यहां पर भी मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ईरान में इधर की ओर देखें तो एक है दस्ते कबीर मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? दस्ते कबीर मरुस्थल। और निचले क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल है? दस्ते लुत मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? दस्ते लुत मरुस्थल है। आगे की ओर यहीं पर एनातोलिया का पठार है। कहां है? इसमें हम लोग के पास मैप नहीं है, तो आगे है क्या? नहीं। तो हाँ, एनातोलिया का पठार है जो कि तुर्की में अवस्थित है। कहां पे है? तुर्की में एनातोलिया। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, सिंपल क्वेश्चन, एनातोलिया का पठार कहां है भाई? तुर्की में। और यहीं से, अच्छा, एनातोलिया का पठार तुर्की में ही, यहीं पर एक झील है, वही लेक वान या लेक वान गोलू। अच्छा चलो भाई, अब बताइए एशिया की झीलों को। बैकाल झील कहां है? साइबेरिया में, रूस में, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है, एशिया की सबसे बड़ी झील है। फिर उसके बाद कैस्पियन सागर झील 5 देशों के मध्य में है, और जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी झील है। फिर वहीं पर बालखस झील या बलखास झील कजाकिस्तान में अवस्थित है। फिर अरल सागर झील कुछ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है। फिर लोपनूर झील चाइना में अवस्थित है। और लेक वान या लेक वान गोलू झील कहां पे है? तुर्की में। यहां तुर्की में स्थित है, जिसे दुनिया की सर्वाधिक खारी झील माना जाता है। ये देख जिटल पॉन्ड की सैलिनिटी है, हमने बताया था, है ना, इथोपिया में स्थित है। लेकिन वह यही मानता है तो हम यही याद करेंगे। दुनिया के मोस्ट सैलाइन लेक कौन सी है? तो
वह लेक वान है। अच्छा, लार्जेस्ट सैलाइन लेक कौन सी है? तो कैस्पियन। कैस्पियन सागर की सैलिनिटी कम है, नमक की मात्रा कम है, लेकिन क्षेत्रफल में ज्यादा है। क्षेत्रफल में वान कम है लेकिन उसमें नमक ज्यादा है, इसलिए दुनिया की सर्वाधिक खारी झील पूछे तो लेक वान तुर्की में, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो कैस्पियन सागर थी। क्लियर है बात? आगे की ओर आते हैं। अच्छा, इसी से एनातोलिया के पठार वाले क्षेत्र से यहां से एक नदी निकलती है, इराक में होते हुए जाके फारस की खाड़ी में समाप्त होती है, जिसे बोलते हैं टिग्रिस नदी। कौन सी नदी? टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी घाटी। यूफ्रेटस इसकी सहायक नदी है, जिसे दजला और फरात बोलते हैं, है ना। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में जो डेवलप हुई थी, जब हमारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी दजला और फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी घाटी में डेवलप हुई थी। और इसी नदी के तट पर, यहीं पर बगदाद शहर स्थित है। टिग्रिस नदी के तट पर बगदाद शहर स्थित है, जो कि इराक की राजधानी है। यही एक क्षेत्र है मोसुल शहर। कौन सा? और यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध होगा? पेट्रोलियम के लिए, क्रूड ऑयल के लिए खूब ज्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर है बात? अब आ जाते हैं हिंद महासागर में हम लोग। अच्छा, यहीं से अगर तुर्की से बात करें हम लोग, यहां से हमने तुर्की तो पढ़ा ही था। तुर्की के नीचे अगर आप देखें सीरिया है, सीरिया के नीचे देखें लेबनान, लेबनान दिखा। यहीं पर इजराइल है, इजराइल के गाजा पट्टी वाला क्षेत्र फिलिस्तीन। फिर इसके बगल में देखेंगे जॉर्डन, जॉर्डन के नीचे सऊदी अरब, सऊदी अरब के नीचे यमन, यमन के बगल में ओमान, ओमान के बगल में यूएई, यूएई के पास में कतर। फिर ऊपर की ओर जाएंगे, आइलैंड है फारस की खाड़ी में बहरीन, बहरीन एक द्वीपीय देश है। जबकि ऊपर देखेंगे कुवैत, जंक्शन पॉइंट पर देखेंगे कुवैत सिटी जिसकी राजधानी है। छोटे से छोटे देश हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन खूब ज्यादा कर रहे हैं। हिंद महासागर से अगर हम लोग चलें तो, अच्छा इस वाले क्षेत्र में, तो हिंद महासागर से इधर इराक की ओर आए तो कुवैत सिटी से फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पर्सिया के नाम से जाना जाता है। और फारस की खाड़ी से आगे की ओर चलें तो यहीं पर है बहुत इंपॉर्टेंट जलसंधि, हारमुज जलसंधि के नाम से जाना जाता है। कौन सी जलसंधि भाई? हारमुज जलसंधि या हारमुएज जलसंधि बोलते हैं इस वाले क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र जो है हारमुज जलसंधि है, ये है हारमुज जलसंधि। हाँ यहां पे है, ये है हारमुज जलसंधि। हारमुज जलसंधि जो है फारस की खाड़ी को, गल्फ ऑफ पर्सिया और इसी के, अच्छा पर्सियन गल्फ से किस कौन कौन से देश की सीमा मिल रही है फारस की खाड़ी से? बताओ, ईरान की मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इराक की, कुवैत की, सऊदी अरब की, यमन की? यमन नहीं मिल रही, बस ऑप्शन समझ में आ गया क्या पूछेगा। ओमान की, यूएई की, कतर की, बहरीन की, आइलैंड ही है वो तो इसी के गल्फ ऑफ पर्सिया में, तो फारस की खाड़ी। तो यहीं पर है हारमुज जलसंधि। हारमुज जलसंधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। तो ओमान की खाड़ी यानी अरब सागर भी आगे है, अरब सागर से भी क्वेश्चन, अरब सागर से जोड़ती है, जबकि ईरान को ओमान से अलग करती है। देखेंगे ओमान ऊपर तक पहुंच गया है, यूएई भी रहे तो क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन ओमान वाला भाग वहां पर है हारमुज जलसंधि के पास में, तो ईरान को ओमान से अलग कर रही है। क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ही अगर इसे कुंजी आप पर्सियन गल्फ कह दें तो गलत नहीं होगा, अगर फारस की खाड़ी में जाना है तो इसे हारमुज जलसंधि से जाना होगा। अगर यहाँ कुछ टैक्स लग जाए तो उसको खूब कमाई होगी, ऐसा है कि नहीं है? तो ये भी स्ट्रेटेजिक रूप से जब महत्वपूर्ण हो जाएगा तो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आगे की ओर आएंगे, यहाँ हिंद महासागर में आ जाए। अब यहाँ, अच्छा ये यही देखिए, जब आप अरब प्रायद्वीप में पहुंचेंगे, इसके आगे सऊदी अरब में ऊपर की ओर देखेंगे एक मरुस्थल होगा, अन्नाफूद मरुस्थल या नाफूद मरुस्थल भी बोल देते हैं, दिखा कि नहीं? और इसी नाफूद मरुस्थल में मुस्लिम धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का और मदीना अवस्थित है ना। हाँ यहीं पर है, कहां पे है? सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब में अवस्थित है। नीचे की ओर आएंगे तो एक मरुस्थल है रब अल खाली डिजर्ट, यमन और पूरा सऊदी अरब में फैला हुआ क्षेत्र। तो रब अल खाली मरुस्थल कौन सा, कहां पे है? अरब, सऊदी अरब में, स्पेशली सऊदी अरब में अवस्थित है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, लार्जेस्ट सैंडी डिजर्ट इन द वर्ल्ड। तो सहारा मरुस्थल भी है लेकिन वहां रेत कम है, इकट्ठा इतना बड़ा नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा पूरा रेतीला है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? रब अल खाली मरुस्थल।
अच्छा, जब जहां रेत होगी हवा चलेगी तो पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, केवल धूल धूल ही दिखाई देगी, तो फिर यहाँ कोई घर बनाएगा क्या? पूरा खाली होगा। कुछ क्षेत्रों में जहां पानी मिल जाएगा वहीं रहेगा, बाकी पूरा जो है एकदम पूरा खाली कमरा हो जाएगा। तो इसे अगर इम्प्टी क्वार्टर कह दें तो कोई दिक्कत? तो विश्व का खाली कमरा या इम्प्टी क्वार्टर किसे कहा जाता है? तो रब अल खाली डिजर्ट को। किसको कहा जाता है? रब अल खाली मरुस्थल को इम्प्टी क्वार्टर या जो है खाली कमरा कहा जाता है, खाली कमरा। ओके, क्लियर है बात? चलो भाई, तो यह हो गया हमारा एशिया के प्रमुख प्रमुख चीजें हम लोगों ने देख लिया है ना? तो बताओ एक बार, कारागंडा बेसिन कहां पे अवस्थित है? कजाकिस्तान में अवस्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। यहीं पर जो है बलखास झील है, कहां पे है? कजाकिस्तान में। यही यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यही कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऊपर है रसिया। जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसमें जौ। डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक देश? रसिया, यही रसिया है। उत्पादन में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल रसिया है। फिर है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? नहीं भाई, चाइना है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश? छोटे क्षेत्र में ज्यादा होता है इसलिए उसको कह देते हैं, सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है। धान का सबसे बड़ा उत्पादक देश? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चाइना। चाइना इस समय प्रोडक्शन के मामले में, सोना उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा देश है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चाइना। स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश? अब समझ गए आप, इसलिए वो डेवलप कर रहा है। 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ऐसे नहीं हो गई है। अच्छा, पीछे हम भी लगे हुए हैं। दूसरे स्थान पर ये जितनी बात दिखा, लगभग लगभग सभी पे जो है दूसरे स्थान पर कौन है? इंडिया है ना? तो ये जो है इतने बड़े क्षेत्र में प्रोडक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे अवस्थित है। शैंक्सी क्षेत्र कहाँ पे है? शैंक्सी क्षेत्र, ये चाइना का कोल माइनिंग वाला क्षेत्र, ऐसे नाम ही है शैंक्सी। शैंक्सी क्षेत्र कहाँ है? चाइना में अवस्थित है। अच्छा भाई, चलो भाई, किंता। अच्छा देखो, ये जो, हाँ, किंता वैली, यहां पर देखिए बोर्नियो आइलैंड पर किंता किनवालू, किंता वैली है और किनवालू पीक है, चोटी है। हाँ, टीन के भंडार के लिए यहाँ टीन का उत्पादन किया जाता है। पीसीएस में पिछले साल क्वेश्चन आया था। तो किंता किनवालू कहाँ पे अवस्थित है? पहला तो क्वेश्चन यही है, कहाँ है? मलेशिया में अवस्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे टीन का उत्पादन किया जाता है। पेगु योमा पर्वत कहाँ है? म्यांमार में। योमा आ जाए, अराकान योमा, पेगु योमा कहाँ है? म्यांमार में। पेगु योमा पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए, कच्चा तेल पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कितने बात, ठीक है। अच्छा, चलो भाई, तो ये हो गया एशिया की प्रमुख प्रमुख बातें हम लोगों ने देख लिया। अन्य बातें, चलो भाई, अब इसी के साथ हम लोग, अच्छा एशिया से होकर, अच्छा दुनिया में कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है भाई? तीन बातें हैं जो कि यहां भी क्वेश्चन पीसीएस का खूब ज्यादा आता है। हाँ, कर्क रेखा, इसको देख लेते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। कर्क रेखा, तीन रेखाएं हैं, तीन से क्वेश्चन आता है। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 18 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले देखो भाई, कौन सा? मैक्सिको नाम का देश। अगर पश्चिम से पूर्व देखें तो सबसे पहले मैक्सिको नाम का देश है, मैक्सिको से। फिर यहां पे है बहमास, छोटा सा आइलैंड है, बहमास से। तो उत्तरी अमेरिका के दो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, यहीं पर हवाईयन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप। इस पर किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है। और यहां से भी गुजरती है, तो अगर इसको भी जोड़ लेंगे तो 19वां देश हो जाएगा। यद्यपि यह देश नहीं, चूंकि स्वतंत्र देश है नहीं, हवाई आइलैंड, तो हवाई द्वीप से भी गुजरती है कर्क रेखा, और इस पर यूएसए का अधिकार है। और यहीं पर माउंट किलाबाऊ है, सॉरी किलायू, माउंट किलायू सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो माउंटेन है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजास डेल सलादो। दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। एक बार क्वेश्चन पूछा दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो कोटोपैक्सी ही बताया था, वही आंसर लगाना था। और दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माउंट किला मोनालोआ, यहां भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा, इसमें से लगातार लावा मैग्मा निकल रहा है, लगातार धुआं निकल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। तो दुनिया का सर्वाधिक इसी हवाई आइलैंड पर अवस्थित है। क्लियर है बात? किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। बहमास के बाद जैसे आएंगे वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा अभी हम लोगों ने बात किया, फिर मैरूटानिया, फिर अल्जीरिया, फिर नाइजर,
फिर लीबिया, फिर इजिप्ट। अब हाँ माली भी है, माली छोड़ दिया भाई, माली कहाँ, अच्छा ये माली छूट गया था हम। हाँ तो देखो भाई, पश्चिमी सहारा, मैरूटानिया, माली, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइजर और इजिप्ट, इजिप्ट मिस्र। अब मिस्र के बाद जैसे आएंगे लाल सागर से होते हुए यह कहां पहुंचे है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद ओमान, ओमान देखा, ओमान के बाद यूएई, कहा यूएई में, ध्यान रखना ओमान जो है यमन से नहीं गुजर रही है। निम्न में से कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। यमन से नहीं गुजर रही है, बाकी सऊदी अरब, ओमान और यूएई से गुजर रही है। प्रश्न, हाँ अब आगे निकट है, फिर आगे की ओर आए, अरब सागर से होते हुए भारत में आ जाएगा, भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, के बाद चाइना, के बाद ताइवान। हमने याद किया था कि ऐसा ट्रिक बनाया था 18 देश को याद करने के लिए कि मान लेते हैं कोई रिया है और वो जो है किसी से प्रेम करती है और शादी करना चाहती है। आपने जिम्मेदारी लिया कि जो है हम उसके पिताजी को मनाएंगे कि वो उनका क्योंकि वो लड़की आईएएस बन गई है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज हो। तो आपके फ्रेंड हैं, वो गए और उनके पिताजी को समझाएं, खूब बात बहस हुई और लास्ट में उन्होंने कहा ठीक है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो हम लोगों ने कहा, क्या कहा हमने, उस आपने देखा उसको और कहा, खूब बहस हुई पहले उनके पिताजी में, तो कहा मैक्सिमम बहस के सहारे, खूब बहस हुई, मैक्सिमम हो गई, जितना बहस हो सकती उतना हो गई। कैसा मैक्सिमम बहस के सहारे, अच्छा मनाने के लिए जो है मेरे माली थे जो देखभाल करते थे, और चाचा थे नाई जो है वो भी गए थे, उनको मनाया तभी तो माने। तो मैक्सिमम बहस के सहारे मेरा माली और चाचा नाई रिया को लेकर मिस्र पहुंचा। अब जब कहे जा सिमरन जा, तो रिया को लेकर मिस्र पहुंचे। अब इतना दूर से अमेरिका से आ रहे हैं, मैक्सिको से, मैक्सिमम बहस के सहारे मेरा माली और नाई रिया को लेकर मिस्र पहुंचा। थक गए तो कहे योगा कर लेते हैं, और कहने ओम ओम। तो अन्य लोग देख रहे थे, वहीं सऊदी अरब है, वो लोग भी करने लगे। तो सऊदी के अमीरों ने ओम कहा, वहां अमीर लोग हैं, तो सऊदी के अमीरों ने ओम कहा। तो सऊदी अरब, अमीर से संयुक्त अरब अमीरात, और ओम से ओमान, ओम कहा। और जब इस्लाम धर्म में ये सब मना है, ओम ओम नहीं कर सकते, तो क्या होगा, भारत में रेडिकल लोग, तो यहाँ बवाल हो जाएगा। और जब बवाल हो जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगी, सब जगह बंदी हो जाएगी, और बंदी हो जाएगी तो भारत में मंदी आ जाएगी, और मंदी आ जाएगी तो कौन सा देश खुश होगा, चाइना। तो हम कहेंगे भारत में बंदी और मंदी हो गई, जिससे चीन की ताई खुश हुई। किसकी ताई खुश हुई, चीन की ताई खुश हुई। मतलब ऐसे एक दो बार रिवाइज करेंगे तो इलिमिनेट हो जाता है, निम्न में से करके देखा कहां से नहीं गुजरती है। तो मैक्सिमम से, मैक्सिमम बहस के सहारे मेरा माली और चाचा नाई रिया को, अल्जीरिया से रिया को लेकर मिस्र पहुंचा। सऊदी के अमीरों ने ओम कहा, भारत में बंदी, बंद से बांग्लादेश, और मंदी से म्यांमार, भारत में बंदी और मंदी हुई, जिससे कौन खुश हुआ, चीन की ताई खुश हुई। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, निम्न में से किस देश से कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटते हुए चली जाती है, और चार ऑप्शन दे दे, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ताइवान। ताइवान, देखो भारत को तो बांटती ही है, लेकिन भारत, जब सब जानते हैं ताइवान वाला हम ध्यान नहीं देते हैं, ताइवान को कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटते हुए चली जाती है। ये 18 देश हो गए, ध्यान रहेगा, क्वेश्चन लग जाएगा। फिर आ जाते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा विश्व के 13 देशों से गुजरती है, कितने देशों से, 13 कंट्रीज से गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है। इंडिया से ही शुरू करें तो यह देखिए, मालदीव का सबसे अंतिम आइलैंड इसी कर्क विषुवत रेखा पर अवस्थित है। तो पहला है मालदीव ही, मालदीव के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आएंगे तो यहां पर एक देश है किरबाती नाम का देश है। कौन सा देश है, किरबाती, यही माइक्रोनेशिया का भाग है। और इसके बाद जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओसेनिया महाद्वीप में आता है। किरबाती से जैसे आगे की ओर आता है, फिर यहां पर है इक्वाडोर, है ना, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद यहां पर एक देश है, छोटा सा आइलैंड है, साओ टॉम प्रिंसेप। कौन सा देश है, साओ टॉम प्रिंसेप। और उसके बाद कौन सा देश है,
हाँ, इक्वेटोरियल गिनी, नहीं सॉरी, इक्वेटोरियल गिनी नहीं है, नहीं भाई, गैबोन नाम का देश है। कौन सा देश है? गैबोन। गैबोन के बगल में यहीं पर कौन सा देश है? कांगो नाम का देश है। कौन सा? कांगो। कांगो के बगल में कौन सा देश है? जायरे नाम का देश है। और यहीं पर है युगांडा नाम का देश। हम लोग देखा, ये है युगांडा नाम का देश। और उसके बाद कौन सा देश है? केन्या। केन्या के बाद यही आया था क्वेश्चन, है ना, युगांडा, केन्या, सोमालिया और एक अन्य देश दे दिया, कौन सा नहीं है? हाँ, तो यहीं से, तो ये 13 देश हैं जहां से गुजरती है। इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया था कि मान लेते अच्छा, दुनिया का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। तो कुछ लोगों ने, और वहां केवल इस्लाम नहीं रहते, मुस्लिम धर्म, वहां हिंदू भी हैं, सब। क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो है इंडोनेशिया में विद्रोह करा दिया, धार्मिक दंगे हो गए। तो हमको देखा, हमने देखा, हमने कहा बहुत उत्पात वाली बात है। तो लोग वहां से भागे, चूंकि विद्रोह हो गया था, लोग तो अपनी जान बचा के भागे, और कहा अमेरिकन कंट्री शांत है, तो वहां से भागे और आके यहाँ आए, कहे भाई साउथ अमेरिका दरवाजा खोलो, दंगा है, हमको बैठने दो, अपने घर में छुपा लो। तो वो लोग, तो हमने कहा कि मलिन, जो झगड़ा करे वो मलिन ही है। मलिन इंडोनेशिया की बात से विष फैला। क्या फैल गया? मलिन से मालदीव, इंडोनेशिया से इंडोनेशिया की बात से किरबाती, मलिन इंडोनेशिया की बात से विष फैला, विष से विषुवत रेखा। किसकी ट्रिक है, ये भी तो याद रखनी है। तो मलिन इंडोनेशिया की बात से विष फैला। अच्छा, इस ट्रिक की अच्छी बात यह है कि ये क्रम से भी है, पश्चिम से पूर्व क्रम लगा देंगे आप। मलिन इंडोनेशिया की बात से विष फैला, और जब विष फैला तो हम भाग के अमेरिका गए, दरवाजा खटखटाए, हमने कहा डोर खोल ब्रो, दरवाजा खोल, डोर खोल ब्रो, डोर से इक्वाडोर, कोल से थोड़ा चेंज कर कोलंबिया, कोल को कोल कर देंगे, कोलंबिया, अब ब्रो से ब्राजील, डोर खोल ब्रो। तो कहेंगे, वो कहेगा जस्ट चिल, रुक जाओ, परेशान ना हो, इन सब बातों को इग्नोर किया करो। भाग आए तुम, उधर देखो अफ्रीका देश, देखो गरीब है लेकिन कितना खुशहाल है, उधर देखो प्रिंस बना बैठा है एकदम। हाँ, वही शॉर्ट कहा, प्रिंस को देखो, अच्छी बातें देखो, निगेटिव बातों को इग्नोर करो। कहा देखो, क्या देखो? प्रिंस, प्रिंस है, गजब कंघी झाड़े। क्या? प्रिंस गजब कंघी झाड़े, गुंडा की कन्या को मोह लिया। हाँ, थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद हो जाएगा, जब 13 देश आपको याद करने हैं तो ऐसे ही। किसको? गुंडा की कन्या को मोह लिया। तो प्रिंस से साओ टॉम प्रिंस, है ना, प्रिंस गजब से गैबोन, कंघी से कांगो, झाड़े से जायरे, गुंडा से युगांडा, कन्या से केन्या, मोहलिया से सोमालिया। 13 के 13 देश। क्लियर? याद रहेगा बात? एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है ना। फिर आ जाते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा विश्व के 10 देशों से गुजरती है। कितने देशों से? 10 देशों से गुजरती है। अच्छा देखो भाई, ऐसे ये वाले भाग है मकर रेखा। वह कौन सा देश है जिसको 2 बराबर भागों में बांटते चली जाती है? ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है ये, है ना। अच्छा देखो भाई, जब ये कर्क रेखा गुजरी तो सबसे पहले कहां से गुजर रही है? चिली से। फिर यहां पर देखेंगे एक देश है पराग्वे, यहां फिर है अर्जेंटीना, पराग्वे, फिर आगे की ओर जाएंगे तो ब्राजील। तो ये 4 देश, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील है। फिर आगे की ओर अफ्रीका से आ जाए तो सब करें, नामीबिया, फिर बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, है ना, और फिर मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मेडागास्कर से आगे चले आए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? ये 10 देश हैं। कैसे याद करेंगे? इतना देर से आप लोग बैठे हैं, भूख लग ही गई होगी एकदम। तो आपने कहा सर चिली पनीर अर्जेंट मंगवाओ ब्रो। क्या कहा? चिली पनीर अर्जेंट मंगवाओ ब्रो, बहुत भूख लग गई है, चिली पनीर कैसे बनाओ? अर्जेंट मंगाओ ब्रो। अच्छा, इतने लोग हैं, 50 लोग से ज्यादा लोग क्लास में बैठे हैं, और कहते हैं चिली पनीर अर्जेंट मंगाओ ब्रो, लेकिन क्या है कि ज्यादा महंगा मंगवा लेंगे तो पैसा, बजट भी देखना पड़ेगा। तो कहा कि ऐसे ढाबे से मंगवाओ जिसका जो है नाम तो हो लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा हो। ऐसा ऐसा होता है कि नाम ऐसे ही ढाबा खोला है लेकिन वो बनाता बहुत अच्छा है। अधिकतर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भोजन सस्ते होंगे भाई यूरोपियन की तुलना में। तो हमने कहा कि चिली पनीर अर्जेंट मंगाओ ब्रो, नाम बस अफ्रीका का हो मगर खाकर मजा आ जाए। क्या हो जाए? मगर खाकर मजा आ जाए। देखो भाई, तो चिली से चिली, पनीर से पराग्वे, अर्जेंट से अर्जेंटीना, और ब्रो से ब्राजील, है ना।
नाम, नाम से नामीबिया, बस से बोत्सवाना, अफ्रीका साउथ अफ्रीका, नाम बस अफ्रीका का हो, मगर से मकर रेखा, किसकी ट्रिक है, मगर को थोड़ा चेंज करेंगे और क्या बना देंगे, मकर, मतलब ये भी पता चल जाएगा ट्रिक किस वाली की है, पता चला कर्क रेखा, तो मकर रेखा, मगर से मकर रेखा, खाकर से मेडागास्कर, उसी में प्रोनाउंसिएट हो रहा है, खाकर मेडागास्कर, और मजा से मोजाम्बिक, और आ जाए ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है बात, 10 देश, ऐसा एक दो बार रिवाइज करेंगे, बार बार वीडियो ऑनलाइन पड़ जाएगा, देखिएगा, ट्रिक लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा पर अवस्थित सारे देश, 18 देश कर्क रेखा पर, 13 देश विषुवत रेखा पर, 10 देश मकर रेखा, लगभग 50 देश हमने ऐसे याद कर लिया तुरंत, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, आगे क्यों चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, लास्ट महाद्वीप। अब इसके बाद फिर हम लोग जो है आज की क्लास को एंड करेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यह मुख्य रूप से 5 समूहों का देश है, इसे 5 रूपों में बांटते हैं, ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके बाद जो है इस तरफ जो है न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ये कई देशों के समूह, छोटे छोटे आइलैंड के समूह है। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ माइक्रोनेशिया, फिर मेलानेशिया, अगर आगे वाले मैप में हो तो हम दिखा सकते हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ऐसे इसका डिवीजन किया गया नहीं है। आप अपने मैप में देखेंगे तो आप दिख जाएगा, यहां वाला क्षेत्र है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ऐसे डिवीजन किया गया है इसका, उसको हम लोगों ने, चूंकि इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया ही है, तो इसलिए हम नॉर्मली इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह देते हैं, यद्यपि इसका नाम ओसेनिया महाद्वीप ही है ना, तो चूंकि सबसे बड़ा देश है तो ये। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का हमने देख ही लिया, कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। अच्छा, इसके 70% भाग पर पूरा जो है केवल मरुस्थल है, क्या है, मरुस्थल है, डेजर्ट है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई, प्यासी भूमि का देश। तो थ्रस्टेड लैंड के नाम से जाना जाने वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या थ्रस्टेड लैंड के नाम से जानते हैं हम लोग। अच्छा, फिजिकल वाला मैप आप लोग खोल लेंगे और थोड़ी सी बात देखते चले जाएंगे, कुछ चीजें हैं जो आपको, अच्छा यहां पर देखेंगे एक सागर है जिसे बोलते हैं तिमोर सी, कौन सी, तिमोर सागर। तिमोर सागर जो है इंडोनेशिया और चाइना के, ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है। फिर आगे की ओर आए, अराफुरा सी, कौन सा सागर, अराफुरा सी, अराफुरा सी किसके मध्य है, इस तरफ है जो है पापुआ न्यू गिनी या पापुआ आइलैंड है, पापुआ आइलैंड बोलते हैं, पापुआ जनजाति यहां पाई जाती है, उसी के नाम पर पापुआ है। तो पापुआ पर 2 भाग, इधर की ओर इंडोनेशिया का कब्जा है और आधे भाग पर ये मेलानेशिया का पार्ट हो जाता है, पापुआ न्यू गिनी नाम का देश है। तो यहीं पर है अराफुरा सी। नीचे की ओर आए, कारपेंट्रिया की खाड़ी, पूछ लिया कारपेंट्रिया की खाड़ी किस देश में है, नहीं मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे लास्ट में होगा। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। अब यहीं पर एक जल संधि है, नाम है टॉरस जल संधि, कौन सी जल संधि, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ही इंपॉर्टेंट जल संधियां यहां पर हैं और पूछेगा तो इन्हीं दोनों से पूछेगा। तो टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है, अराफुरा सी को कोरल सागर से जोड़ती है, या यूं कहें कारपेंट्रिया की खाड़ी को कोरल सागर से जोड़ती है। क्लियर है बात, यहीं पर है, चूंकि यहां प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं दुनिया। अच्छा, एक महोदय थे कैप्टन कुक, यहीं पर आए थे, और इसी प्रवाल सागर में कोरल आइलैंड्स खूब ज्यादा, और खूब ज्यादा है तो इसमें इसके इंजन में, नाव में फंस जाएगा, तो इनका किनकी नाव फंस गई, ये मरते मरते कुक बचे, और एकदम जो है, क्योंकि डूबने वाली थी नाव थी और टूट गई, फिर ये पानी निकाल निकाल किसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दिया, और यहाँ आए तो कुछ खाने पीने के लिए था ही नहीं, पत्तियां वत्तियां खा के, और उसके बाद फिर यूरोप गए तो बताए भैया कि एक नई दुनिया और है, और वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया, कैप्टन कुक ने। तो कुक जो है वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दिया। इसी वाले क्षेत्र में यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है कोरल, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम, क्योंकि बैरियर क्यों बोल दिया, क्योंकि ये बैरियर रोक देता है जहाजों को डायरेक्ट आने में। तो यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति है, और इतना ज्यादा जैव विविधता है कि इसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है। तो समुद्र का बगीचा किसे कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ को। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के
जो है प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में, है ना, उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है कोरल सागर। आगे की ओर आ जाए, नीचे की ओर आए तो यहां पर है तस्मान, व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया तस्मान सागर। क्या नाम रखा? इसी के नीचे एक आइलैंड है, इसको बोलते हैं तस्मानिया। कौन सा? तस्मानिया द्वीप है। जैसे हमारे नीचे श्रीलंका है, पर श्रीलंका अलग देश है, पर तस्मान अलग देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है। तो यहीं पर एक जलसंधि है, नाम है बाश जलसंधि। कौन सी जलसंधि? यही दूसरी जलसंधि है, इंपॉर्टेंट। बाश जलसंधि जो है वह ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि को जो है तस्मानिया से अलग करती है, जबकि तस्मान सागर को यहां है, हाँ, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, लेकिन यहीं से शुरुआत हो जाती है साउदर्न ओशियन की। किसकी? तो दक्षिणी सागर को भी जोड़ देती है। यद्यपि जो है आगे की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे तो इंडियन ओशियन, और इधर नीचे की ओर चले जाएंगे तो साउदर्न ओशियन मिल जाएगा। वह कौन सा देश है जो कि 3 महासागरों से जुड़ा है? सागर से तो बहुत जुड़े हैं, यही ऑस्ट्रेलिया है। इसके पूरब में पैसिफिक ओशियन, दक्षिण में साउदर्न ओशियन, और पश्चिम में इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। ओके, तो आगे आ जाते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जो है फिर यहाँ हिंद महासागर से होते हुए ऐसे क्रम है। तो यहाँ 2 जल संधियां प्रमुख रूप से है, एक ऊपर है टॉरस और नीचे है बाश जल संधि। कितनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, यहीं पर एक पर्वत है जिसे आप देखेंगे फिजिकल वाले मैप में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा पर्वत है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। अच्छा, डिवाइडिंग रेंज क्यों कहा? क्योंकि एक तो जलराशि यहीं पर बारिश होती है, इस वाले क्षेत्र में वेस्ट इन जो है ऑस्ट्रेलियन करंट चलती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है, और जब सूखा पड़ेगा मरुस्थल हो जाएगा, तो बारिश इधर ही ज्यादा होती है। तो यह जो है यह पर्वत ऐसे बीच में है, तो आधी नदियों को इधर यह कर देता है, डिवाइड कर देता है, और आधी नदियों को इधर डिवाइड कर देता है, बहुत सारी नदियों को। तो यहाँ के जल राशि वाले क्षेत्र को 2 भागों में बांट देता है, इसीलिए इसको डिवाइडिंग रेंज कह दिया। और इसी क्षेत्र में खूब ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, यहीं पर खेती बाड़ी होती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर होगा माउंट कोसिस्को। कौन सा पर्वत है? माउंट कोसिस्को। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। एक बात ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओसेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहां पे है माउंट वेलहम, पपुआ न्यू गिनी में है। कौन सा है? माउंट वेलहम, हो सकता है ना दिखे, WELHAM, माउंट वेलहम। यह ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट वेलहम, पापुआ न्यू गिनी में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसिस्को। क्वेश्चन पूछा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और कोसिस्को ही आंसर माना था। तो कोसिस्को तो याद ही रखना है, लेकिन और टेक्निकल अगर पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमको वेलहम एक बार देख लेना होगा, वेलहम ऑप्शन में है या नहीं है। ओके, क्लियर है? किस देश में है माउंट वेलहम? पापुआ न्यू गिनी में। और कोसिस्को कहां है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। यहीं से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही एक नदी बहती है, नाम है मर्रे नदी। कौन सी नदी? मर्रे नदी। और इसी मर्रे की एक सहायक नदी है डार्लिंग। जैसे वहां पे थी मिसिसिपी और मिसौरी, वैसे यहाँ मर्रे डार्लिंग, और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग नदी, एक साथ बोलते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। और इसी क्षेत्र में मर्रे डार्लिंग नदी घाटी में, यही साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, एक घास का मैदान पाया जाता है, जिसे डाउन्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? तो बताओ, प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, है ना, लानोस घास का मैदान, कैंपोस घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका, वेल्ड घास का मैदान, सवाना घास का मैदान मध्य अफ्रीका, है ना। उसके बाद फिर आ जाइए स्टेपीज घास का मैदान यूरेशिया, पुस्ताज घास का मैदान हंगरी, और अब डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। क्लियर है? अब इन्हीं डाउन्स घास के मैदानों में खेती बाड़ी होगी, गेहूं का खूब बड़ा उत्पादन करेगा। अच्छा, ये जब है जहां घास के मैदान होगा, वहां पशुपालन भी होगा क्या? यहीं पर एक विशेष प्रकार की मैरिनो भेड़ पाई जाती है, जिसका ऊन बहुत गर्म होता है, दुनिया भर में इसकी डिमांड है। तो मैरिनो भेड़ कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे की ओर चले तो ये पूरा मरुस्थल वाला क्षेत्र है। यहीं पर एक झील है जिसे लेक आयरे या आयर झील के नाम से जानते हैं। यह लोएस्ट पॉइंट जो है, यह लोएस्ट पॉइंट भी ऑस्ट्रेलिया का है, निम्न भून, और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील भी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयरे या आयर झील है।
आगे की ओर चलें, यहां पर बहुत बड़ा मरुस्थल है जिसे ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसी मरुस्थल में एक जो है कालगुरली नाम का शहर है। कौन सा? और एक शहर है कूलगाड़ी, पास में ही है, बगल में देखेंगे तो दिख जाएगा। कूलगाड़ी तथा कालगुरली सोने के खनन के लिए, गोल्ड माइनिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओके, अब उसके ऊपर आएंगे। अच्छा, यहीं पर डार्लिंग रेंज है ना, डार्विन नाम का शहर भी ऊपर की ओर दिखेगा, यदि अभी यहाँ, हाँ डार्लिंग रेंज है। यहीं पर पर्थ, आप क्रिकेट टीम जो है यहाँ पर पर्थ स्टेडियम है, जहाँ हाँ सुनते रहते हैं, यही पर्थ शहर है जो कि हाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसके ऊपर एक डिजर्ट देखेंगे, गिब्सन डिजर्ट। अभी पूछा नहीं, लेकिन उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए आ सकता है। तो सबसे दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, उसके ऊपर गिब्सन डिजर्ट, इसके ऊपर ग्रेट सैंडी डिजर्ट, नहीं ग्रेट सैंडी जस्ट इसके ऊपर है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। अब इसके ऊपर कौन सा है? सिम्पसन डिजर्ट। कि मरले प्लेटू है, वो डिजर्ट नहीं है। सिम्पसन इधर है, इस वाले क्षेत्र में है सिम्पसन डिजर्ट। अगर देखेंगे तो दिख जाएगा, ये है, ये हाँ लिखा, ये है सिम्पसन डिजर्ट इधर की ओर। तो देखो भाई, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और सिम्पसन डिजर्ट। अच्छा, यहीं पर है तनामी डिजर्ट। कौन सा? अच्छा, यहीं पास में देखें स्टुअर्ट डिजर्ट। स्टुअर्ट डिजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में है। देखो खूब ज्यादा मरुस्थल है कि नहीं। फिर से, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, तनामी डिजर्ट, स्टुअर्ट डिजर्ट, दिख गया। अच्छा, ऊपर की ओर देखें, ग्रेट सैंडी के ऊपर देखेंगे, यहां वाले क्षेत्र में आपको किम्बरले का पठार दिखेगा। कौन सा पठार? और यह जो है आयरन और लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। वहां किम्बरले शहर साउथ अफ्रीका का, वह डायमंड माइनिंग के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन यहाँ किम्बरले का पठार है जो कि लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही डायमंड भी मिलता है। डायमंड भी मिलता है, लेकिन एक कॉलम लगाने के लिए आ जाए, एक लगाने के लिए आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? लौह अयस्क के बड़ा भंडार है किम्बरले का पठार। क्लियर है बात? अच्छा, चलो भाई, तो यही अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान, बताया था, अभी चर्चा किया था। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार वाला देश कौन सा है? यही ऑस्ट्रेलिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार वाला क्षेत्र है। क्लियर है बात? तो ये है। तो अब आगे की ओर चले आए, तो यहाँ प्रमुख रूप से तो यही क्षेत्र है। आगे की ओर आए तो यहाँ पर है हमारा न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड है। अच्छा, न्यूजीलैंड को भी उत्तरी दक्षिणी, अच्छा कहा जाता है, न्यूजीलैंड की खोज हुई, कहा जाता है पृथ्वी पर जैसे ऊपर यूरोप है, यूरोप के जस्ट अपोजिट नीचे साइड में अगर देखें, अगर कोई इतनी बड़ी एरो बन जाए, तीर बन जाए, या कोई ऐसे जो है कील बने जो यूरोप से पृथ्वी में धंसाई जाए, तो अपोजिट नीचे की तरफ जहां पे निकलेगी, यहां से धंसाई जाए ऐसे, तो इस तरफ जहां निकलेगी वह क्षेत्र होगा न्यूजीलैंड। कौन सा? तो उत्तर से अपोजिट साउथ में कौन सा शहर है, कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। तो यूरोप में एक पर्वत पढ़ा था आपने, आल्प्स पर्वत। कौन सा? वहां है आल्प्स पर्वत और आल्पस पर्वत। और यहां पे दक्षिण में तो इसे बोलते हैं साउथ आल्प्स पर्वत। कौन सा? तो साउथ आल्प्स पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां पे है? तो न्यूजीलैंड में अवस्थित है साउथ आल्प्स पर्वत। अच्छा, यहीं पर उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड के मध्य में एक जलसंधि है, कुक जलसंधि, कुक जलसंधि है, और यहीं पर साउथ आल्प्स। अच्छा, यहीं पर एक जनजाति निवास करती है, नाम है माओरी। कौन सी जनजाति? माओरी जनजाति कहां पे पाई जाती है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक पवन चलती है, ब्रिक फील्डर, गर्म पवन है, तो ब्रिक फील्डर पवन कहां चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। जबकि यहां पर जो है, अच्छा यहीं पर घास का मैदान है, आल्प्स पर्वत की घाटियों वाले क्षेत्र में। हाँ, इसे कैंटाबरी के नाम से जाना जाता है। तो डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटाबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड। खूब ज्यादा यहाँ भी पशुपालन होगा, डेयरी उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध हो जाएगा। अच्छा, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। अच्छा, यहीं पर एक पवन चलती है जिसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। कौन सी? तो नॉर्वेस्टर पवन कहां चलती है? न्यूजीलैंड। ब्रिक फील्डर कहां चलती है? चिनूक कहां चलती है? हाँ यूएसए में है ना। सांताना कहां चलती है? कैलिफोर्निया में। जोंडा पवन कहां चलती है? जोंडा अर्जेंटीना, है ना।
पैम्पेरो कहाँ चलती है? वही पंपास घास के मैदान में, है ना। बुरान पवन कहाँ चलती है? उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में, है ना, यूरोप में। ब्लिजार्ड कहाँ चलती है? आर्कटिक वाले क्षेत्र में, बर्फीली जो पवन चलती है उसको ब्लिजार्ड बोलते हैं। शिरोको पवन कहाँ चलती है? इटली में, ब्लड रेन कराती है। हरमेटन पवन कहाँ चलती है? हाँ, गिनी के तट पर, अफ्रीका में, ठीक है। और मिस्ट्रल पवन कहाँ चलती है? फ्रांस और स्पेन में, है ना। और जो है लिवेंटर पवन कहाँ चलती है? स्पेन में, स्पेन के दक्षिणी हिस्से में। ये पवन वहां पर देखा, और यहाँ पर भी हम लोगों ने पवन को देख लिया। ओके, चलो भाई, तो इसी के साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी प्रमुख प्रमुख बातें हो गई। इसको रिवाइज करिएगा, जहाँ पे जो है नोट्स बना ही हुआ है, एक बार रिवाइज करिए। जहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जहाँ आप डाउट होगा, फिर अगली बार आएंगे तो फिर रिवीजन कराएंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।